फिर दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे? तो पिछले हमने पार्ट में क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और चार एस्पेक्ट्स। कौन से एस्पेक्ट्स? एक तो आईएमआरसी, इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्टेड यूजर्स। तो आज हम बुक के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हम पूरा एक तरीके से, जब लास्ट पार्ट होएगा चैप्टर का, तो रिवाइज करेंगे हम पूरे चैप्टर को। तो अभी सेकंड जो आपकी बुक के हिसाब से पार्ट्स में डिवाइड किया है चैप्टर को, तो सेकंड टॉपिक जो है बुक में वो क्या है? अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्या है ये अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? इसको हमने हमने पिछली बारी एक चीज पढ़ी थी। पिछले ही पार्ट में क्या पढ़ी थी कि अकाउंटिंग का एक फंक्शन बताया था एआईसीपीए वालों ने। अकाउंटिंग का एक फंक्शन बताया था। आपको उसकी वो डेट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि कब बताया था, कौन से ईयर में, मतलब। ठीक है, अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग का फंक्शन है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन लेकिन देनी किस चीज को थी, ये हमने पढ़ लिया था फंक्शन। और हमने एक थोड़ा सा हमने हिंट दिया था मैंने पिछली वीडियो में, या फिर बताया भी था। तो ये इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? सब तो इसमें दो बातें आ गई। एक तो इन्फॉर्मेशन किसको देनी है और क्यों देनी है। तो इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? हमने इन्फॉर्मेशन देनी है हमने इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो इंटरेस्टेड यूजर्स को देनी है हमने इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और क्यों देनी है उनको, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। क्यों देनी है? ताकि वो क्या ले सके, एक डिसीजन ले सके। तो किसको देनी है? अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन देनी किसको है? इंटरेस्टेड यूजर्स को। क्यों देनी है? ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, तो इसमें अब एक बात आई कि अब ये इन्फॉर्मेशन पे, मतलब कई लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो क्या ले सके, ताकि वो डिसीजन ले सके। अब मतलब इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए। तो अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए तो ऐसी क्या बातें होनी चाहिए उसमें कि वो यूजफुल हो? तो इसमें यही है। तो अब बुक की लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, टू बी यूजफुल accounting information should ensure to। ठीक है, तो अगर यूजफुल हो इन्फॉर्मेशन, तो क्या होनी चाहिए उसमें? क्या बातें होनी चाहिए कि वो यूजफुल हो? तो सबसे पहले इसमें आपकी बुक में 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 पॉइंट्स क्या है, मैं इस तरीके से पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं एक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक कॉमन वर्ड था, हमने निकाल लिया। कॉमन वर्ड था, हमने इसको बाहर निकाल दिया। 5 पॉइंट्स में यही सबसे पहला वर्ड कॉमन था, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अब हम पढ़ते हैं। तो कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? ये कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब अकाउंट्स का क्या है कि अकाउंट्स का मेन मोटिव क्या है? हमने पढ़ा कि प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करना? इंटरेस्टेड यूजर्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होगी कि वो क्या करे? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किस चीज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे? कि उस इन्फॉर्मेशन से हम क्या ले सकें? इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे है। ठीक है, अब इकोनॉमिक डिसीजन कैसे ले सकते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन कैसे ले सकते हैं हम? एग्जाम्पल पे आ जाएंगे हम। अब मान लो पिछली बारी मैंने क्या बताया था, ये कौन है? ये है बंटी। ठीक है, बंटी बिजनेस करता है। ठीक है, बिजनेसमैन हो चुका है बंटी, बहुत बड़ा। चश्मे लगा देता हूं बंटी को। अब बंटी हो चुका है बिजनेसमैन, काफी बड़ा। ठीक है, अब बंटी ने क्या करना है? बंटी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। बंटी को 2-3 साल हो गए मान लो बिजनेस करते हुए। अब बंटी को एक्सपेंड करना है। बंटी ने क्या करना है? बिजनेस को एक्सपेंड। तो बंटी को 3 साल हो गए मान लो। बंटी को 3 साल हो गए बिजनेस करते हुए। अब हर साल वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, हर साल क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फिलहाल के लिए मान लो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? अकाउंटिंग, एक तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। बाद में हम इसको डीप पढ़ेंगे प्रॉपर कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। आपको +1 के बाद तो आपको पूरा ही समझ आ जाएगा, बस अभी हम फिलहाल के लिए समझ लो कि हर साल ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाता था। अब बंटी को बिजनेस करना है एक्सपेंड। बंटी को ज्यादा पैसे चाहिए बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो बंटी जाएगा किसके पास? बंटी गया बैंक के पास। ठीक है, बैंक बना देते हम। ठीक है, ये मान लो बैंक है। घर जैसा लग रहा है बट चलो कोई नहीं, बैंक लिख देते हैं इसमें। ठीक है, अब ये बैंक है। बैंक के पास गया क्योंकि बंटी को क्या लेना है? लोन के लिए गया बंटी बैंक के पास। ठीक है, अब बैंक को इसको लोन देना चाहिए कि नहीं? बैंक कैसे डिसाइड करेगा? बैंक कैसे डिसाइड करेगा? इसकी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, मतलब इसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के 3 साल की, तो 3 साल की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बैंक देखेगा। अब बैंक क्या हो गया, एक्सटर्नल यूजर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो है नहीं, ठीक है। तो इसको अब बैंक क्या देखेगा कि इसको लोन देना चाहिए कि नहीं। तो ये क्या हुआ, अब ये इकोनॉमिक डिसीजन हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें मॉनेटरी चीज है ना, और इससे काफी बैंक को इफेक्ट पड़ेगा ना अगर बंटी ना दे वापस। तो बंटी, बैंक को पता कैसे चलेगा कि पैसे वापस आएंगे कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा वो कि प्रॉफिट वगैरह कमा रहा है जी, पहले जो इसने उधार लिए थे वो वापस दिए कि नहीं, ठीक है, या कितना कहीं और उधार तो नहीं है बंटी को देने को जो इससे भी ले रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए क्या करेगा बैंक, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेगा। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, मतलब तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कि उससे क्या लिया जाए, इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाए, सॉरी डिसीजन, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाए, एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि टू बी यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर टू, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स आ गए, पहला पॉइंट क्या आ गया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अब आगे हम आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है जी, ठीक है, यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, यूजफुल फॉर एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो क्या हो, जो किसके लिए यूजफुल हो, प्रिडिक्टिंग के लिए और इवेल्युएटिंग के लिए। क्या प्रिडिक्ट और इवेल्युएट करना है, अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है। अब देखो अब तुम सोच रहे होगे कि ये कौन सा वर्ड आ गया जी, कैश फ्लो वगैरह। अब देखो फिलहाल के लिए इतना समझो, इसको समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए, कि बैंक को क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट एंड इवेल्युएट। क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट एंड इवेल्युएट। कैसे करना पड़ेगा प्रिडिक्ट एंड इवेल्युएट, देखो बैंक को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा ना, और ये सोचना पड़ेगा ना, ये डिसीजन लेना पड़ेगा ना उसको कि बंटी को लोन देंगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको क्या देखनी पड़ेगी, किसकी प्रिडिक्शन चाहिए उसको, तो किसकी प्रिडिक्शन चाहिए बैंक को प्रिडिक्शन किसी चाहिए, अमाउंट, टाइमिंग और अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो अभी आप फिलहाल के समझ लीजिए कि सिर्फ कैश, आप इतना समझो, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा ना, क्या बंटी के पास जिस टाइम पे लोन दे वापस करना होगा उस टाइम पे कैश होगा, कुछ ऐसा तो नहीं कि अनसर्टेनिटी आ जाएगी बंटी के साथ कि बंटी बैंक का पैसा ही नहीं वापस कर पाए। तो इसलिए बैंक को ये भी देखना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग, ठीक है। और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन पॉइंट्स के। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट को मैंने एमजीटी डॉट लिख दिया ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी, तो जज करने के लिए चाहिए होता है। बैंक को क्या करना है, जज करना है, किसको, बंटी को। बैंक ने क्या करना है, जज करना है, जज करना है बंटी को। कैसे जज करना है बंटी को, क्योंकि बंटी अब आ गया लोन लेने, ठीक है। अब बैंक को उसको जज करना पड़ेगा कि क्या क्या जज करना पड़ेगा। अब देखो बिल्कुल बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं हम, टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स, ठीक है। तो अब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिससे क्या कर सके बैंक, जज कर सके। जज किसको कर सके, मैनेजमेंट को जज कर सके, उसकी एबिलिटी को जज करना है कि क्या, अगर मान लो बैंक ने पैसे दिए, रिसोर्सेज, यहां पे रिसोर्सेज मान लो पैसे हैं, ठीक है। तो पैसे दिए क्या अगर बैंक ने, तो क्या बंटी उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, मतलब उसको बिजनेस के लिए यूज करेगा ना, और उसको अच्छे से यूज करके, मतलब उस पैसे को ऐसे तो नहीं कि रिस्क में, मतलब रिस्क ले ले कोई ऐसा जिससे वो सारे पैसे डूब जाए। तो बैंक को ये उस इंफॉर्मेशन से जज, मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे बैंक क्या कर सके, उस इंफॉर्मेशन को जज कर सके, ठीक है। अब आगे हम फोर्थ पॉइंट पे, चलो जी फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है देख लेते हैं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे विच इज एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो क्या हो, फैक्चुअल हो, मतलब असली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, भाई जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो और उससे क्या हो सके, एक तो इंटरप्रेटेटिव होनी चाहिए वो, और डिस्क्लोज उसमें क्या होने चाहिए, ऑल मटेरियल आइटम्स। मटेरियल आइटम्स मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए ना, जैसे सपोज अगर बंटी ने कोई रिस्क लेना है तो उसको बैंक को बताना पड़ेगा कि जी मैं ना ये रिस्क लेना चाहता हूं, तो इसमें लिख दो आप डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स, ठीक है। इस एग्जांपल को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
मटेरियल आइटम्स मतलब इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दे। मान लो बंटी ने कोई रिस्क लेना है बहुत बड़ा, तो बैंक को पहले ही बता दे कि भाई मैं ना ये चीज करने जा रहा हूं, तो बैंक को पता हो, तब बैंक क्या पता लोन दे ना दे, तो सोच के उस हिसाब से बैंक भी लोन देगा। ठीक है, अब हम आगे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि वो भी सारी बातें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, कौन सी बातें बतानी पड़ेगी, एग्जाम्पल को साइड कर देता हूं। ठीक है, कौन सी बातें बतानी पड़ेंगी? सारी एक्टिविटीज बतानी पड़ेंगी जो क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है सोसाइटी को। ठीक है, जितनी जितनी भी एक्टिविटीज कर रहा है ना बंटी, मान लो जो सोसाइटी को इफेक्ट करनी है, वो भी उसकी अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर अब आ जाते हैं हम सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट क्या है? अब सिक्स पॉइंट क्या बोलता है? सिक्स पॉइंट बोलता है सर्व्स द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब यूजर्स को क्या कर दे, मान लो जैसे बैंक है, तो बैंक को अगर उसकी 3 साल की मान लो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है, तो अब बैंक किससे डिसीजन ले रहा है कि लोन दे कि ना दे? तो किससे ले रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही बैंक सोच रहा है कि उसको लोन दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, तो अभी बैंक का तो सिर्फ एग्जांपल है, ये हर चीज में एप्लीकेबल होती है चीजें। ठीक है, तो सर्व्स का मतलब है सेटिस्फाई, कि सेटिस्फाई हो जाए बैंक। बैंक क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर बैंक सेटिस्फाई हो गया तो बात बनेगी ना कुछ, कि उसको लोन मतलब तभी सोचेगा ना वो देने की। तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है बैंक के पास? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्व्स द यूजर्स वो रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब हमने ये जो 6 पॉइंट पढ़े हैं, ये क्या बताते थे आपको कि अगर एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल होना है तो उसको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। उनको क्या करना पड़ेगा? एक तो देखो, अब इनको अब अगर आपको पेपर में मान लो क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम पूरी, और किस तरीके से आएंगे वो सारे बताऊंगा मैं। ठीक है, अब अगर आ जाए कुछ तो आपने लिखने कैसे हैं? 6 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं कैसे लिखने हैं, ये आपको इस तरीके से लिखने पड़ेंगे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, और क्या लिखना पड़ेगा? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, और मतलब इस तरीके से लिखना है। तो सारे आपने स्टार्ट किससे करने हैं? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन से। कॉमन वर्ड था इसलिए निकाल दिया मैंने। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच इज फैक्चुअल, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग सोसाइटी। और अगला जो पॉइंट है वो अलग इसलिए लिखा क्योंकि उसमें प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जैसा कुछ भी नहीं, इसमें क्या है? सर्व्स द यूजर्स। तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको, यूजर्स को। अब हम पढ़ते हैं अगली चीज। अगली चीज आपकी बुक में जो बताई है इसी टॉपिक में, वो बताई है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो होता क्या है ना कि यूजर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो यूजर अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको मतलब इंफॉर्मेशन भी थोड़ी थोड़ी अलग चाहिए होती है। उसके लिए क्या कर दिया? अकाउंटिंग को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में, जैसे कि हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वैसे तो बहुत तरीके की होती है ब्रांचेस अकाउंटिंग की, लेकिन आपकी बुक में 3 बताई हुई हैं अभी जो आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। जो मेन 3 है वो, एक तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब 3 तरीके की अकाउंटिंग आ गई आपके पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से अभी तक आपने पढ़ी है वो पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी तक आपने वैसे पढ़ी है। ठीक है, तो अब हम इन सब के तीनों के मीनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम तीनों के मीनिंग पढ़ेंगे। तो मैं यहां पे एक बड़ा सा ऐसे कॉलम सा बना देता हूं, इसमें हम पढ़ रहे हैं मीनिंग, तीनों के मीनिंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मीनिंग हम पढ़ेंगे, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग करते हैं। ये अभी आपने पढ़ा ही है, द प्रोसेस ऑफ IMRC। ये अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको बताया IMRC क्या होता है। IMRC होता है आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट। ठीक है, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में अभी, जब इसका हम पर्पस पढ़ेंगे तो मैं आपको समझ आ जाएगा। सेकंड का मीनिंग लिख लेते हैं। सेकंड में हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब पढ़ा हमने? कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ा द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसको भी पढ़ेंगे हम, डीपली पढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन पे आते हैं।
तीसरी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी। ठीक है, अब ये क्या बोलते थे, इसमें हमने बोला था प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। अब हम पढ़ते हैं, इन तीनों को पढ़ते हैं हम कि क्या है ये और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने मीनिंग पढ़ा था प्रोसेस ऑफ आईएमआरसी द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो बिल्कुल जो आपने अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि साल की एंड में लगा लो। ठीक है, मान लो 1 साल का रख लिया हमने, तो 1 साल के पीरियड में मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई बिजनेस, सपोज बंटी है, अगर बंटी 1 साल में कितना पैसा कमाता है ये उसको कौन बताएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा। बंटी की पोजीशन क्या है इस टाइम मार्केट में, बंटी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो कौन बताएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा। तो इसका पर्पस क्या हुआ, इसका हम मीनिंग तो हमने पढ़ लिया था, प्रोसेस ऑफ आईएमआरसी द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट कर देते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस जो इसका है बड़ा सिंपल है कि टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा हुआ है, यहां पे मैं नोट्स को छोटा करने के लिए एफएस लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हुआ। टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह भी होती है, पर अभी आप मेन तौर पे समझ लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताएगा कि कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस किया साल में। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड। ठीक है, और बैलेंस शीट क्या बताएगी आपको, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो बताएगी बैलेंस शीट वो उस दिन की बताएगी, उस दिन पे बंटी के पास कितनी एसेट्स थे, उसके एसेट्स हम पढ़ेंगे आगे क्या है। ठीक है, आप अभी फिलहाल के लिए लगा लो कि उसके पास कितने मतलब कैश पड़ा हुआ था बंटी के पास, वो सारा बताएगी बैलेंस शीट की। कितनी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, कितना लोन उसको देने को था, कितना कैश उसके पास पड़ा हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस उसको बताएगा कितना उसने साल में मुनाफा कमाया या कितना उसने लॉस किया पूरे साल में। ठीक है, और इसका जो दूसरा पर्पस होता है वो क्या होता है, सर्व्स द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड यूजर्स। ठीक है, तो एक तो मैनेजमेंट को चाहिए होता है, मतलब बंटी को भी चाहिए होगा। ठीक है, और बाकी इंटरेस्टेड यूजर को, जैसे बैंक हो गया इंटरेस्टेड यूजर अगर बंटी लोन देने गया। ठीक है, और भी एक्सटर्नल यूजर जितने भी हैं सबको चाहिए होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो लगभग सबको चाहिए होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस को क्या करना है, उसकी कॉस्ट को अकाउंट करना है, मतलब उसकी कॉस्ट को पूरा आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड करना है कॉस्ट को। ठीक है, और क्या करना है, कंट्रोल करना है उसकी कॉस्ट को। अब इसको हम पर्पस पढ़ते हैं, इसमें पर्पस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब पर्पस अगर हम इसका पढ़ें तो क्या पर्पस है इसका, एक तो एनालाइज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो एक तो क्या करना है, एनालाइज एक्सपेंडिचर को, कि एक प्रोडक्ट और सर्विस पे कितना एक्सपेंडिचर लगा। मतलब इसको हम, चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं हम ये वाला पेज। चलो इसमें यहां समझा देता हूं। सपोज कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, वो बनाती है कोई भी प्रोडक्ट। जैसे सपोज कोई कंपनी है वो जूस बनाती है। ठीक है, कोई कंपनी जूस बना रही है, कोई कंपनी। अब जूस का जैसे पैक आता है, रियल जूस का आप 20 रुपीज वाला पैक लेते हैं ना, तो वो आता है आपके पास। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने डिसाइड किया होगा कि इसको 20 का हम बेचेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो ये जूस बन रहा है आपका अराउंड मान लो 12 रुपीज का सपोज। तो ये कैसे पता लगेगा कि 12 रुपीज का, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है कि मान लो जब जैसे जूस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो उनको फ्रूट चाहिए होगा सपोज। ठीक है, तो जो फ्रूट आया, ठीक है जी, ठीक है, और क्या चाहिए होगा, और मशीन्स। ठीक है, तो मशीन की कॉस्ट जितनी, जैसे मान लो मशीन 10 साल चलेगी तो उस हिसाब से उन्होंने कॉस्ट निकाली कि 1 साल की मशीन की कॉस्ट इतनी आ गई। ठीक है, और क्या, बिजली लगती होगी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, अब फ्रूट लाए वो जूस बनाने के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन। और क्या लगते होंगे, और मान लो कुछ भी डाला फ्रूट में। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स डाले कुछ। ठीक है, तो अब मान लो
फ्रूट एक जूस के पैकेट को बनाने के लिए उन्होंने पता लगाया कि फ्रूट लगता है उनका 2 रुपए का, मशीन की कॉस्ट लगती है 2 रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी लगती है उनकी 3 रुपए की, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन लगती है उनकी मान लो 2 रुपए की। तो कितने हो गए, 3 तो 5 9, और 3 रुपए के और इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी 12 रुपए लगते हैं टोटल इस जूस को बनने के लिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है कि कोई अगर मान लो कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, जैसे पेन भी पकड़ा मैंने, इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने कॉस्ट निकाली है कि ये पेन हमारे को बनता कितने का है, हमारे पास पूरी कॉस्ट इसकी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये क्या एनालाइज करता है, ये क्या करता है, एनालाइज करता है एक्सपेंडिचर, एनालाइज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विस। अब कोई कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है, जैसे इन्फोसिस वगैरह है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज देती है जैसे वो, तो उनकी क्या कॉस्ट आती है, तो वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले निकालते होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, एनालाइज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर एनालाइज करती है कि एक प्रोडक्ट में हमारा कितना खर्चा आया, और दूसरा फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इसका दूसरा क्या है पर्पस, फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो प्राइस फिक्स करने का काम आता है। जैसे अगर 12 रुपए का बना तो ये देखेंगे ना कितने का बेचना है, 20 का बेचना है, ठीक है। जब 12 का बना तभी ये सोचेंगे मतलब कि 20 का बेचना है। अगर मान लो 12 का बना और 10 रुपए का बेचे तब तो लॉस है इनको। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता लगा हुआ है कितना का बना है और कितने का फिर ये बेच सकते हैं अपने मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आ गया इनका तीसरा रोल, क्या, कंट्रोलिंग द कॉस्ट, कंट्रोलिंग द कॉस्ट, कॉस्ट है COST, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए मान लो 3 सालों से ये जूस का पैकेट बन रहा 12 रुपए का, ठीक है, 3 सालों से कॉस्ट अकाउंटिंग वाले देख रहे थे। एक साल ऐसा हुआ कि 18 का बनने लग गया एक पैकेट, तो उनको एकदम से पता लग जाएगा ना, फिर वो अपनी कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपना रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग द कॉस्ट, इससे पता लग जाता है कि जी इतने का ही बनेगा हमारा, इतने का ही बनता है। इन्फ्लेशन की वजह से चलो मान लो 1 रुपए बढ़ गया, ठीक है, मतलब कुछ महंगाई की वजह से 1 रुपए बढ़ गया, तो लेकिन इनको मतलब कॉस्ट कंट्रोल कौन करवाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले करवाएंगे ना, कि भाई ये बहुत महंगा बना रहे हो अब तुम, ठीक है। तो अब आते हैं हम अगले एग्जांपल पे, अब अगली अकाउंटिंग पे, ठीक है। तो ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे को लगता है अब समझ आ गई होगी। अब आगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, ये क्या बोले, द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने बनाई होगी। अब जी उसकी प्रेजेंटेशन ये और ये जाके किसको बताएंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को, ठीक है। क्या बताएंगे, द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर, इस तरीके से प्रेजेंट करेगा ये इन दोनों इंफॉर्मेशन को, जिससे क्या करे मैनेजमेंट, क्या करे मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले सके और कंट्रोल कर सके बिजनेस एक्टिविटीज को। अब इसका हम पर्पस पढ़ेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर द बिजनेस, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है, जैसे क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एक डिसीजन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये भी हुआ कि मार्जिन हमने जी 8 रुपए रखना है एक जूस में, इसको 20 रुपए का बेचेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बाकी मान लो उन्होंने कोई मशीन खरीदी है, मशीन की वैल्यू मान लो सपोज 10 लाख रुपीज, तो अब 10 लाख रुपीज की मशीन खरीदनी है। अब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर सोचना है कि 10 लाख की मशीन इस साल खरीदनी है या इस साल पुरानी मशीन से ही काम चलाना है, ठीक है। अपना पूरा बजट बनाना है साल का, जैसे हम घर में बजट बनाते हैं ना अपना, कि जी इतने पैसे हमारे पास इतने इतने आए तो हम इतने रुपए से ये एक चीज खरीदेंगे इतने। तो वैसे मैनेजमेंट को बिजनेस का देखना पड़ेगा ना कि कितना पैसा आया, उसको कहां कहां कैसे कैसे खर्च करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ये करना होता है। अब डेली बिजनेस की एक्टिविटीज चलानी है, लोन की रीपेमेंट करनी है, तो सारा क्या देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट को उस हिसाब से अपना कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे बिजनेस को चलाने के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ तो बात तो तब तो ठीक है, तब तो ले सकते हैं मशीन। अगर लॉस हुआ तो हमको देखना पड़ेगा कि बिजनेस हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, हम कैसे मतलब इतना पैसा खर्च दे एक नई मशीन लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो मतलब डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है मैनेजमेंट को। तो असिस्ट द मैनेजमेंट, इसका पर्पस क्या हुआ, असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस। डिसीजन किसके लिए लेने, उन्होंने अपने लिए नहीं लेने, बिजनेस के लिए लेने डिसीजन, ठीक है। तो अभी जो 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग थी ये भी हमने पढ़ ली। अब हमने ये पढ़ लिया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए कि हमने पढ़ लिया कि उसको क्या करनी पड़ेगी, एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसमें इकोनॉमिक डिसीजंस, जिससे कोई इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कोई प्रिडिक्ट एंड इवेल्युएट कर दे उसकी किसका कैश फ्लो का, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके कंगाली आ जाएगी, ठीक है। अब और उसके बाद क्या,
जज कर सके मैनेजमेंट को कि रिसोर्सेज को वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी करे कि नहीं अपने गोल्स को मीट करने के लिए। ऐसा ना हो ना कि वो पैसे ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो जो उन्होंने गोल रखा है कि जी हम इस तरीके से ग्रो करेंगे अपने बिजनेस को, वही उसी चीज के लिए पैसा यूज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कि एक फैक्चुअल डाटा दे, डिस्क्लोज करे क्या सारी मटेरियल आइटम्स मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स सारी बताएं ऐसी अपनी इन्फॉर्मेशन में। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, जो भी इफेक्ट अगर सोसाइटी को कोई चीज इफेक्ट करिए तो वो भी सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बतानी पड़ेगी। और क्या होना चाहिए, सर्व द यूजर्स वो रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनको यूजर्स को भी सर्व करना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी यूजर्स हैं उनके, ताकि वो क्या करें, मतलब सेटिस्फाई करना पड़ेगा उनको अपने सारे यूजर्स को, ठीक है। क्योंकि उनके लिए एकमात्र डिसीजन लेने के लिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उनके पास एकमात्र जरिया है अपने डिसीजन लेने के लिए। फिर हमने तीन तरीके की अकाउंटिंग पढ़ी। एक हमने पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बताया जो आप पढ़ते आ रहे हो वही है कि प्रॉफिट या लॉस हुआ है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका मेन क्या है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना कि कितने का वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो डेली मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बस ये तीनों अकाउंटिंग थी, हमने पढ़ ली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नोट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कर लेना। ओके, बाय बाय।